बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और मेरे साथ हैं अयाज असलम। नाज़रीन, कोरोना वायरस की फ़िक्र अंगेज़ सूरत हाल के तनाज़ुर में जहां पाकिस्तान में अब इससे मुतासर अफराद की तादाद 7025 हो गई है और 135 अमवात हुई हैं, वहीं दूसरी जानिब मुआशी फ्रंट पे मुस्बत पेशरफ्त हो रही हैं। आपने देखा है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो शरह सूद है उसमें 200 बेसिस पॉइंट कमी करके अब इसको सिंगल डिजिट पे ले आए हैं, 9% हो गई है। जबकि G20 के ममालिक ने पाकिस्तान समेत 76 ममालिक को जो डेट है, कर्जा है, उस पर 31 दिसंबर 2020 तक रिलीफ दिया है कि वो ना तो सूद और ना ही जो जर असल होता है उसकी पेमेंट करनी होगी। इससे एक फाइनेंशियल कुशन मिलेगा, एक ब्रीदिंग स्पेस मिलेगी इन हुकूमतों को, पाकिस्तान को भी मिलेगी कि वो कोरोना वायरस से की जो मौशी तबाकारियां हैं इसको एक गैप को पूरा करने में और दूसरा जो हेल्थ सेक्टर है उसको खड़ा करने में काफ़ी तकवीयत मिलेगी। इस हवाले से हम आज की इस स्पेशल सेगमेंट में गुफ्तगू करेंगे। फिर आज वफाकी काबीना ने जो तामीराती इंडस्ट्री है उनको मराती पैकेज भी ऐलान किया है और उसमें जो चीदा नुकात हैं वो भी सामने हम अपने मौजूद मेहमानों के सामने रखेंगे, जिसमें जो बिल्डर्स हैं, लैंड डेवलपर्स हैं, उनको स्टील और सीमेंट के अलावा बिल्ड होल्डिंग टैक्स नहीं देना होगा और इसके अलावा जो है उनको बहुत सी मराद दी गई हैं। फिर ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खात्मे के हवाले से भी वफाकी काबीना ने एक ऑर्डिनेंस की मंजूरी दी है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी जैसे इन पे दस्तखत करेंगे, ये लॉ ऑफ द लैंड बन जाएंगे। दो नुमाइंदा शख्सियात और इंतहाई हमारे मौजू के एतबार से पर्टिनेंट मोअज़्ज़ज़ हजरात हमारे साथ इस वक्त स्काइप पे मौजूद हैं। उनका तारुफ हम आपसे करा देते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं फॉर्मर कॉमर्स मिनिस्टर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हमायूं अख्तर खान साहब। आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जबकि हमें दूसरे जो मेहमान हैं वो भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के मरकजी रहनुमा हैं, फॉर्मर कॉमर्स, फॉरेन एंड डिफेंस मिनिस्टर इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान साहब। दोनों हजरात को अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। हमायूं अख्तर खान साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करेंगे चूंकि आपकी इस पर बड़ी गहरी नजर है, गहरी गिरफ्त है। बताइएगा, ये जो अब आपको एक फाइनेंशियल स्पेस मिली है, इसके मुख्तलिफ तखमीने लगाए जा रहे हैं, आपको मुझसे बेहतर इल्म है। कोई कह रहा है पाकिस्तान ने 12 अरब डॉलर की किस्त देनी थी कर्ज की, वो नहीं देगा, तो ये जो पैसे खती रकम मिलेगी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। बजट मेकिंग प्रोसेस भी शुरू होने जा रहा है लोगों की फलाह के लिए, कोरोना में जो फंसे हुए अफराद हैं, और जो स्टेट बैंक ने लोअर की है इंटरेस्ट रेट, इससे लिक्विडिटी क्रंच जो था उसको कम करने में मदद मिलेगी। हमायूं अख्तर खान साहब, दो तीन बुनियादी चीजें मद्देनजर रखें। ये बिल्कुल एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइम है पूरी दुनिया में। इसमें ना अमेरिका को मुस्तकबिल का बहुत वाज़ेह इल्म है, ना यूरोपियन यूनियन को, ना चाइना को, ना बाकी डेवलप्ड नेशंस को। IMF की जो चीफ इकोनॉमिस्ट है उसने बड़ा सही कहा है कि इकोनॉमी की हम फिक्र तब शुरू करेंगे और उसको ठीक करना तब शुरू करेंगे जब ये हेल्थ इशू जो है ये हमारे काबू में आएगा। याद रखिए कि कोई भी मुल्क जब तक अपने इस पेंडेमिक पे काबू नहीं पालेगा तो वो किसी खातिर ख्वाह अंदाज में ये इकोनॉमिक जो संभालना है, जो स्टेबिलिटी लानी है और रिवाइवल लाना है, वो नहीं कर सकेगा। तीन चार बड़ी अच्छी इंडिकेशंस हैं। IMF की इंडिकेशन, उन्होंने पाकिस्तान को कहा है कि आपका जो भी खर्चा आ रहा है, जो आपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करना है या जो आपने सोशल सेफ्टी नेट्स में रकूम देनी है सास प्रोग्राम में या बाकी प्रोग्रामों में, वो जो हमने आपको टारगेट्स दिए हैं उसमें शामिल ही होंगे। वो अपने टारगेट्स के मामले में फ्लेक्सिबल हो गए। ना सिर्फ ये, जो उन्होंने EFF फैसिलिटी पाकिस्तान को 6 बिलियन की दी थी, उन्होंने एक RFI फैसिलिटी होती है, इमरजेंसी फैसिलिटी होती है 1.3 बिलियन डॉलर की, गालिबन आज वो अप्रूव भी हो गई है। वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $1 बिलियन और 1.5 बिलियन डॉलर अप्रोक्सीमेटली रीडायरेक्ट प्लस सम न्यू फाइनेंसिंग के तौर पे पाकिस्तान को दिया है। देखिए, दुनिया इस वक्त बिल्कुल महसूस कर रही है कि इस वक्त हमने एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिलीफ देनी है, बिलखसूस डेवलपिंग नेशंस को, ताकि ये अपने इस चीज को, दुनिया को मालूम है, डेवलप्ड नेशंस को भी मालूम है कि जब तक डेवलपिंग नेशंस भी काबू नहीं पालेंगे इस वायरस पे तो उनका मसला भी हल नहीं होता। अब आपका जो सवाल है, पहली तो है कि हमने जिंदगियां बचानी है। पहला हमारा ऑब्जेक्टिव है जिंदगियां बचानी है, और जब जिंदगियां बचेंगी तो कारोबार भी बचेगा। इस वक्त आप जिंदगियां बचाएं और बिजनेसेस को बैंकरप्ट ना होने दें। इसमें सिर्फ फॉर्मल बिजनेसेस नहीं है,
इसमें इनफॉर्मल बिजनेसेस भी शामिल हैं, चाहे वो कॉटेज इंडस्ट्री हो या एसएमई हो या टोटली इनफॉर्मल, किसी ने अपनी मिस्त्री की दुकान बनाई हुई, किसी ने पंक्चर की दुकान, हर दुकान दो दो चार चार बंदे वो रखते हैं, किसी की छोटी सी करियाना का स्टोर है। इन सबको हमने बचाना है और इनको बैंकरप्ट नहीं होने देना। ये हमारा दूसरा टास्क है, क्योंकि जो बिजनेस बचेगा वही बाद में रिवाइव होगा, जो खत्म हो जाएगा वो रिवाइव नहीं होगा। और आप तो मेजर्स अब देख रहे हैं जिस भरपूर अंदाज से स्टेट बैंक चल रहा है, और उसने तकरीबन एक महीने के अंदर 4.25% अपना डिस्काउंट रेट कम किया है। और मेरा जाती ख्याल ये है कि ये अभी और फर्दर कम होगा। जो प्राइम मिनिस्टर बड़ी तेजी से ला रहे हैं, ये जो रियल एस्टेट सेक्टर के आज ऑर्डिनेंस आया है, इसके अलावा स्टेट बैंक नई स्कीम्स ला रहा है, जो LTFF स्कीम खुर्रम साहब उस पे हम आते हैं, जो नई जो स्कीम्स है उस पे बात करते हैं। मैं हुमायूं साहब, ये जो आपने बात की, जो नए पैकेजेस आ रहे हैं, जो कल्चर सेक्टर को रिलीफ दी जा रही है, ये हम तैयारी कर रहे हैं। एक तो कि बिजनेस बैंकरप्ट ना हो, सर्वाइव कर जाए। ये जो पेरोल का एक सॉफ्ट लोन आया है, ताकि लोग अपने एम्प्लॉइज को फारग ना करें और उनको कुछ ना कुछ तनख्वाह देते रहें, ये बड़े टाइमली और भरपूर मेजर्स स्टेट बैंक और गवर्नमेंट ले रही है। जी, मैं इस पे दोबारा लौट के आऊंगा। खुर्रम दस्तगीर साहब, आपसे जानना चाहूंगा, बहुत अरसे से ये मुतालबा किया जा रहा था कि इंटरेस्ट रेट को सिंगल डिजिट में लाया जाए, देर आए दुरुस्त आए, अब 9% पे आ गया है। आप इस हवाले से क्या कहते हैं, ये जो इकदाम उठाया गया स्टेट बैंक की जानिब से, और IMF ने भी अब 1 अरब 39 करोड़ 60 लाख डॉलर जो रैपिड फाइनेंसिंग फैसिलिटी उसके तहत पाकिस्तान को जारी किए हैं, और अब जाहिर बात है कैप भी लगी है G20 ममालिक के मुताबिक, हमें अब ज़र असल और सूद नहीं देना पड़ेगा दिसंबर 2020 तक, और इसकी एक्सटेंडेबल भी है। योर टेक सर, क्या तजवीज़ देंगे, इनको कैसे इस पैसे को इस्तेमाल में लाया जाए? खुर्रम साहब जी, पहले तो मैं हुमायूं साहब से बिल्कुल एग्री करना चाहूंगा कि जो सबसे पहली जिम्मेदारी है वो ये है कि हमें जानों को बचाना है। इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि ये फर्स्ट ड्यूटी है तमाम हुकूमतों की, चाहे वो वफाकी हैं या सूबाई हैं, डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया की, कि पाकिस्तानियों की जानों को जो खतरा है उस पर पूरी कोशिश की जाए। जहां मेरा इनका इख्तलाफ है वो ये है कि हुकूमत जो है वो हेल्थ साइड पे भी पॉलिसी कंफ्यूजन का शिकार है और इकोनॉमिक साइड पे भी पॉलिसी कंफ्यूजन का शिकार है। कि हमारी डिमांड, मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने कुछ दिन पहले वाज़े तौर पर यह मुतालबा किया था कि इंटरेस्ट रेट जो है वो 7% होना चाहिए। 9 किया है, अगर रास्ते में है शायद 7 तक पहुंच जाए, लेकिन हमारी अभी डिमांड ये होगी कि जिस किस्म के हालात बने हैं उनमें 7% का जो इंटरेस्ट रेट है वो ज्यादा सूटेबल है। और हमें जो मुश्किल आ रही है नवाज साहब और आपके नाजरीन जो ये देख रहे हैं वो ये है कि हमारे पास हुकूमत की तखमीने इकोनॉमी के बारे में बिल्कुल ही ना होने के बराबर हैं। हम या तो IMF वर्ल्ड बैंक ने अभी जो कहा कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो इस माली साल में श्रिंक करेगी, ये कोई 68 साल के बाद 1952-53 के बाद अब आकर ये सिचुएशन आई है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी श्रिंक होगी। ये भी एस्टिमेट हमें जो है वो वर्ल्ड बैंक IMF ने दिया, पाकिस्तान में उसकी फिर बाज़गश्त आना शुरू हो गई। इसी तरह या फिर हमें जो इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट हैं हफीज पाशा साहब और शाहिद कारदार साहब, उन्होंने अपने एस्टिमेट्स जो एकेडमिक एस्टिमेट्स हैं, लेकिन हुकूमत की तरफ से कोई वजाहत नहीं है। अब सिचुएशन इस किस्म की है कि जो पाशा साहब ने और कारदार साहब ने एस्टिमेट्स किए हैं वो तो बड़ी एक भयानक पिक्चर पेश कर रहे हैं ना कि 31 लाख से 50 लाख लोग जो हैं वो परमानेंटली अनएम्प्लॉयड होंगे। टेम्पररी तौर पर तो लॉकडाउन से उनके बकौल जो है वो 1 करोड़ 10 लाख के करीब लोग जो हैं वो अनएम्प्लॉय होंगे। अच्छा। अब उसके लिए क्या हुकूमत के इकदाम जो हैं, एक आगाज तो किया है हुकूमत ने, लेकिन अभी भी वो फोकस्ड माइंड खास तौर पर वजीर आजम की तरफ से नजर नहीं आ रहा कि वो बगैर पॉलिसी जो है उसको पूरी तरह सोचे बगैर, यानी इसको अंग्रेजी में कहते हैं थिंक थ्रू द डिसीजन, वो किए बगैर अनाउंस कर देते हैं। मतलब हमें बड़ी अच्छी बात है जी, तामीराती सेक्टर को जो है वो दी गई है, मराहत दी गई हैं, लेकिन हम सबको अच्छी तरह अंदाजा है कि जब तक पूरी सप्लाई चेन जो है
वो काम में नहीं करना शुरू कर देती। मतलब मैं सिर्फ एक बहुत ही वाज़ेह मिसाल है, जब तक हमारे शहरों में पूरी तरह पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलना शुरू नहीं हो जाती तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि तामीराती सेक्टर जो है वो चलेगा। तो इस तरह की पॉलिसियां जो हैं वो शायद आने 6 महीने के बाद तो अपना रिजल्ट दे, लेकिन फिलहाल तो ये सेंस होनी चाहिए थी कि फौरी तौर पर इसको इंटरेस्ट रेट को 7% पे ले जाया जाता। हमारा ये भी मुतालबा मौजूद है अपनी जगह पे कि पेट्रोल का रेट जो है वो 70 रुपए होना चाहिए, उससे भी अवाम को रिलीफ मिलेगा। और दूसरा ये कि वो एक जो वाइड पॉलिसी थिंकिंग है, अभी तक हुकूमत की तरफ से कोई तखमीना नहीं है कि जो इकोनॉमिक चैलेंज है उसके हदोखाल क्या है। हमें वर्ल्ड बैंक IMF बता रहा है, लेकिन ये हुकूमत पाकिस्तान के अवाम को बताने से कासिर और एक हमारे हिसाब से पूछ रहे आगाज तो किया है, लेकिन एक बड़ा कंफ्यूज और बगैर पूरी तरह सोचे समझे इन्होंने पॉलिसियां। अच्छा खुर्रम दस्तगीर खान साहब, आपने कहा शरह सूद को कम करके मजीद 7% पर ले, जरा एक चीज रहनुमाई फरमाइएगा, अगर शरह सूद को मजीद कम कर दिया जाता है तो वो इन्वेस्टर जो पैसा पहले इन्वेस्ट कर रहा था वो 13% ले रहा था, चलते चलते ये शरह सूद अगर हम उसको 7 पे ले आते हैं तो आपको नहीं लगता कि इन्वेस्टमेंट तो फिर मजीद कमी की तरफ चली जाएगी ना? एक बंदा जो पहले से इन्वेस्ट कर रहा है, जब उसको फायदा कम मिलेगा, आप उसकी शरह सूद को और कम कर देंगे तो इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाएगी। मैं शुक्रगुजार हूं आपका कि आपने ये सवाल किया। ये इस हुकूमत की जो मुआशी गुनाह है उनमें जो टॉप पे एक गुनाह है वो ये है कि वो शरह सूद को 13.2% पर लेके गए। हालांकि वो जस्टिफाइड नहीं था, उसका कोई रिजल्ट भी नहीं आया, महंगाई कम नहीं हुई। और क्या हुआ कि $3.5 अरब जो हॉट मनी के नाम से मशहूर है, असल में वो सिर्फ पाकिस्तान जो बॉन्ड्स हैं सरकारी, उनके अंदर इन्वेस्टमेंट थी, वो अट्रैक्ट हुई और उसमें से अब गालिबन 80% जो है वो निकल के जा चुकी है पाकिस्तान की इकोनॉमी में से। वो जो एक तरीकेकार था कि हाई इंटरेस्ट रेट के जरिए जो पैसा अट्रैक्ट किया जाए, वो मुकम्मल तौर पर नाकाम है। जो असल पॉलिसी है वो ये है कि कम इंटरेस्ट रेट के ऊपर पहले तो पाकिस्तान के कारोबारी हजरात और इंडस्ट्रियलिस्ट को वो सरमाया फराहम किया जाए कि वो अपनी फैक्ट्रियां चलाएं, अपनी फैक्ट्रियों की कैपेसिटी बढ़ाएं और पाकिस्तान में नया रोजगार पैदा करें। और इसके लिए मैं फिर दोहराऊंगा कि इंटरेस्ट रेट 7% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। हमारे हिसाब से जान लेते हैं। हमें अख्तर खान साहब कुछ नुकात उठाएं, आपने सारी बात सुन ली, जवाब दीजिएगा। 7% का मुतालबा और तखमीने आपकी हुकूमत की जानिब से नहीं आ रहे, IMF और वर्ल्ड बैंक दे रहा है, क्लैरिटी का फुकदान नजर आता है। खुर्रम दस्तगीर खान साहब को आप क्या कहेंगे? हमारी साहब, तखमीने जो बाकी मुल्क भी दे रहे हैं वो हर रोज उनको बदल रहे हैं। आजकल के जो हालात हैं कि कितनी एक्सटेंट की इंडस्ट्रियल शटडाउन हुआ है, एग्रीकल्चर की क्या सूरत हाल है, ट्रांसपोर्ट चल नहीं रही, सर्विस सेक्टर की क्या सूरत हाल है, रिटेल भी नहीं चल रही, होलसेलिंग भी नहीं चल रही। तखमीने आएंगे, जल्द आ जाएंगे, आप इनकी फिक्र ना करें। लेकिन जो खुर्रम ने सवाल उठाया, देखिए ये कोई हॉट मनी जो है ये कोई अछूता चीज नहीं हो गई। हर दौर में, एक तो मैं आपको बताऊं, मैं जाती तौर पर समझता हूं कि ये जो मॉनेटरी टाइटनिंग होती है, रेट्स जो आप बहुत बढ़ा देते हैं, इससे पाकिस्तान में फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान में जो डिमांड है वो इस इंटरेस्ट रेट पे इतनी बेस्ड नहीं है। और पाकिस्तान में जो आपने इन्फ्लेशन देखी है पिछले चंद माह में, दैट्स मोर सप्लाई साइड इन्फ्लेशन। या तो वो एडमिनिस्ट्रेड प्राइसेस कि बिजली की कीमतें बढ़ी या कुछ सप्लाई में खाने पीने के अशिया की सप्लाई में रुकावट आई, उससे ये गई है। इसलिए आप देख रहे हैं कि कोर इन्फ्लेशन जो है वो बहुत नीचे रही है, तकरीबन 8% पे। CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स बढ़ा है, जो कि दोनों अब नीचे आने शुरू हो गए, क्योंकि अब डिमांड ऑब्वियसली इन हालात में डिमांड जो थोड़ी बहुत थी नॉर्मल रोजमर्रा, वो बहुत कम हो चुकी है। बाकी आपने बताया हॉट मनी, देखिए हॉट मनी उसको पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। अगर वो पैसा पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज में आए तो उसको पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहते हैं। साल से वो पैसा आता है, हर दौर में कुछ अरसे के लिए आता है, जब वो देखते हैं स्टॉक मार्केट अट्रैक्टिव है और ये स्टॉक्स का खेल है, वो जो भी फंड मैनेजर है वो निकाल के ले जाता है। अब उन्होंने इन्वेस्ट किया था पाकिस्तान के ट्रेजरी बिल्स में और ये शायद पहली दफा हुआ है और ये दुनिया में अब काफी होने लग गया है। और हमें बिल्कुल मालूम था, स्टेट बैंक के गवर्नर को मालूम था कि इंटरेस्ट रेट जब नीचे आएंगे तो ये पैसा वापस जाएगा। और एक और चीज ये हुई कि दुनिया में जब कोरोना वायरस आया तो लोग लिक्विडिटी की तरफ गए, लोग अपने पास कैश रखना चाहते हैं कि जो अच्छे इन्वेस्टमेंट के मौके आए स्टॉक मार्केट में या बॉन्ड मार्केट में, उसमें इन्वेस्ट करें।
तो ये पैसा गया है, ये हमें मालूम था कितना जाएगा और उसके मुताबिक जा रहा है। आप देख रहे हैं कि इस वक्त करंट अकाउंट डेफिसिट में कोई खातर ख्वाह इस वक्त डेंजर सिग्नल नहीं आया। ठीक जी, मैं चाहूंगा 7% का जो मुतालबा किया उस पर आपकी क्या राय है? मैंने पहले कहा शाह साहब के मेरा ख्याल ये देखें, अभी हम जानों को बचाने के बाद हम एंटरप्राइजेस, फर्म्स, कारोबार को बचाना चाहते हैं, चाहे वो बड़ा बिजनेस है या छोटा बिजनेस है या इनफॉर्मल बिजनेस है। और कारोबार को बचाने के लिए हम अब देखें, इंटरेस्ट रेट तो आप कब कम करेंगे, वो कुछ एसएमई को और बिग बिजनेस को फायदा हो जाएगा, लेकिन मैं तो इस हद तक जा रहा हूं कि ये जो आपको कॉटेज इंडस्ट्री और आपका इनफॉर्मल सेक्टर है, जो नॉर्मली फॉर्मल सेक्टर से बोरो करते ही नहीं है, उन तक हमने पहुंचना है उनको बचाने के लिए। और ये गवर्नमेंट को एक नई कोई स्कीम लानी पड़ेगी। अच्छा। क्योंकि फॉर्मल सेक्टर से बड़ा जो एम्प्लॉयर है इस मुल्क में जी, वो इनफॉर्मल सेक्टर है। तो जी इंटरेस्ट रेट्स और कम होने चाहिए, और मेरी नजर में क्योंकि डिमांड बड़ी तेजी से कम हो रही है और स्टेट बैंक का ख्याल ये है कि इन्फ्लेशन भी फर्दर कम होगी, तो इंटरेस्ट रेट्स और नीचे आएंगे। अच्छा हुमायूं साहब, खुर्रम दस्तगीर खान साहब ने एक और पॉइंट जो उठाया जिस पर मैं चाहूंगा आपके कमेंट ले लिए जाएं कि आपने इंडस्ट्री तो खोल दी तामीरात के शोबे के हवाले से, लेकिन जब तक आप ट्रांसपोर्ट नहीं खोलेंगे तो वो मजदूर किस तरह ट्रैवल करके उस जगह पर जाएगा जहां उसने काम करना है, या जो दीगर आपकी सप्लाई चेन जिसने ट्रांसपोर्ट के जरिए आना है वो कैसे पहुंचेगी वहां तक? ये आप देखिए, मैं मुख्तसरन आपको जवाब दूं। इस वक्त पूरी इंडस्ट्री नहीं खुली, ना ही पूरा रिटेल सेक्टर खुला है, ना ही पूरा होलसेल खुला है। इस वक्त बुनियादी तौर पे एक्सपोर्ट सेक्टर जिसके ऑर्डर्स हैं और ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी जिन ऑर्डर्स को कंफर्म करती है वो खुल सकता है, प्रोवाइडेड कि एक प्रॉपर एसओपी फॉलो हो हेल्थ का, और प्रोवाइडेड कि उनकी लेबर जो है, बहुत से टेक्सटाइल मिल्स की लेबर जो है वो मिल्क के अंदर मौजूद होती है, वो मिल्क के अंदर मौजूद हो। इसके अलावा जो फूड एंड बेवरेज सेक्टर है वो खुला हुआ है, और जो खाने पीने की अशिया का सेक्टर है वो खुला हुआ है, और उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन की भी इजाजत है। मैं खुर्रम साहब आपसे चाहूंगा कुछ तजवीज़ भी दीजिएगा इस पीटीवी न्यूज़ की ट्रांसमिशन के प्लेटफॉर्म से कि किस तरह ये जो लिक्विडिटी अब मिलेगी हुकूमत को भी। मैं आपने हफीज़ पाशा साहब का जिक्र किया, मैं उन्हीं को सुन रहा था, उन्होंने खुशाइंद करार दिया है ये जो स्टेट बैंक ने इंटरेस्ट रेट कम किया, उनका हुकूमत को 1000 अरब रुपए मिलेंगे, और ज़ाहिर बात है उससे एक स्पेस बनेगी, उसका इस्तेमाल किन एरियाज में होना चाहिए, आपकी तजवीज़ क्या है खुर्रम दस्तगीर खान साहब? सबसे पहले तो हुकूमत को अपने पॉलिसी कंफ्यूजन्स को दूर करना है। चंद दिन पहले वफाकी हुकूमत ने अनाउंस किया, फॉर एग्जांपल, अब देखिए ना, ये बिल्कुल ग्रास रूट्स की मैं बात कर रहा हूँ कि जी हजाम की दुकानें खुल जाएंगी, कुछ और जो लोकल तरह की दुकानें हैं वो खुल जाएंगी, लेकिन अगले दिन क्या हुआ, पंजाब हुकूमत ने आकर पुलिस भेजकर वो दुकानें बंद करवा दी। वो जिन्होंने खोले भी थी उनको पुलिस पड़ गई। इस तरह की पॉलिसी कंफ्यूजन जो हैं वो मुईशत को आगे लेकर नहीं चलेंगे। दूसरा, ये जो हुकूमत को विंडफॉल मिलेगा, जो इंटरेस्ट रेट कम करने का दूसरा एडवांटेज है वो ये है कि पाकिस्तान की जो इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं उनमें खातिर ख्वाह कमी होगी, तो हुकूमत को वो काम करना पड़ेगा जो वो हमेशा से मुस्लिम लीग नून को क्रिटिसाइज करते रहे। इनको पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। लार्ज स्केल जो पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर में कमियां हैं उनको दूर करना पड़ेगा। उनको सड़कें और पुल और ब्रिजेस और ओवरपासेस और ज़राअत के सेक्टर में बड़ी मेजर इन्वेस्टमेंट जो है उसकी जरूरत है। अब वो स्पेस अवेलेबल है, उसको करें। उसकी तरफ वजीर आजम ने कोई इंदिया नहीं दिया कि वो पाकिस्तान का जो, शायद वो इस बात पर उनको कहा गया कि जी आप तो क्रिटिसाइज करते थे कि जी सड़कें नहीं बननी चाहिए, सड़कों से कौमें नहीं बनती, इस सड़कों से इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है। और आज जो है अगर पाकिस्तान के तूल और अर्ज में बेहतर सड़कें मौजूद हैं तो इकोनॉमी की एफिशिएंसी इंप्रूव होती है। और पूरी दुनिया में जहां भी जब भी रिसेशंस आती हैं गवर्नमेंट पब्लिक वर्क्स में जो है इन्वेस्ट करती हैं, तो पब्लिक वर्क्स प्रोग्राम जो है उसमें एक मैसिव एक्सपेंशन की जरूरत है, जिसका अभी तक हमें हुकूमत की तरफ से कोई इशारिया नहीं मिला, क्योंकि वो शायद सड़कों पर यकीन नहीं रखते। वो यकीन नहीं रखते कि हमें नए एयरपोर्ट और नए एयर जो है बंदरगाहों में इन्वेस्ट करना है। हमें जो है पाकिस्तान का जो ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैं सिर्फ एक मिसाल दूंगा, मुझे बड़ी खुशी होगी कि जो कमी रह गई थी कि पोर्ट कासिम को जो सड़क जो कराची शहर से मिलाती है उसको 6 रोया करके तो वहां जो है मेजर इन्वेस्टमेंट की जाए। तो जहां जहां भी हमारे ऐसी जगह हैं
जहां से हम तजारत को इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए फैसिलिटेट कर सकते हैं, वो जरूर करना चाहिए। और आखिरी बात ऑफकोर्स जिसमें हम सबको एक सबक मिला है कि पाकिस्तान का जो हेल्थ सेक्टर है उसमें भी उसके जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको भी इंप्रूव करने की जरूरत है, और ये काम जाहिर है कि सूबाई हुकूमतें करेंगी। आखिरी एक बात जो पॉलिसी कंफ्यूजन क्रिएट करता है, देखिए जखीरा अंदोजी सूबाई हुकूमतों ने कंट्रोल करनी है, वफाकी हुकूमत का कोई काम नहीं है कि वो ऑर्डिनेंस जारी करे। उनको चाहिए था कि वो जो मतन था वो चारों सूबाई हुकूमतों को भेजते, और सूबाई हुकूमतें वो ऑर्डिनेंस जो है वो इशू करती। ये कोई तरीका नहीं, यहाँ भी पॉलिसी कंफ्यूजन आ गया ना कि काम तो लेकिन खुर्रम साहब कतई के लिए माजरत, वो जो ऑर्डिनेंस है वो इस्लामाबाद की हद तक महदूद है, वफाकी दारुल हुकूमत तक उसका इतलाक होगा सर। फिर आप देख लीजिए ना जी, फिर उसकी अगर वो इस्लामाबाद की हद तक महदूद है तो फिर उसकी जो अफादियत है, पाकिस्तान के वो लोग जो इस्लामाबाद में नहीं रहते वो क्या करें? क्या वो जखीरा अंदोजी के रहमो करम पर उन्हें छोड़ दिया गया है? यही बात है कि मैं दोबारा दोहराऊंगा कि ये हुकूमत अपनी पॉलिसीज को थिंक थ्रू नहीं करते, उनके मुजमरात और उनके कॉन्सिक्वेंसेस पर गौर नहीं करते और उजलत में अनाउंस कर देते हैं, फिर बाद में मुसीबत पड़ जाती है कैसे किया जाए। हुमायूं अख्तर खान साहब, ये कंफ्यूजन जिस तरह खुर्रम साहब फरमा रहे हैं, कितनी कंफ्यूजन है आपके नजदीक, हुकूमत के नजदीक? क्या ये वाकई कंफ्यूजन है या बाकायदा किसी पॉलिसी का हिस्सा है ये तमाम चीजें? देखिए, ऑब्वियसली आपने खुद ही फरमा दिया कि ये जो जखीरा अंदोजी का ऑर्डिनेंस है ये सिर्फ इस्लामाबाद की हद तक है, और हमारा तो मैंडेट भी उधर तक है। मेरे ख्याल में हर सूबे के पास, मुझे पंजाब को तो मालूम है, जखीरा अंदोजी के खिलाफ कवानीन मौजूद हैं। अच्छा। और डिप्टी कमिश्नर्स और मजिस्ट्रेट्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स फुली एम्पावर्ड हैं, और पिछले दिनों काफी कार्रवाई भी होती रही है जखीरा अंदोजी के खिलाफ। तो इसमें तो किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन नहीं है, ना ही हमें नए कानून की जरूरत है जखीरा अंदोजी के खिलाफ सूबाई सतह पे। पब्लिक वर्क्स प्रोग्राम में आपको इन्वेस्ट करना है, खुर्रम दस्तगीर साहब की ये सजेशन है। पब्लिक वर्क्स प्रोग्राम जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है, मैं आपसे गुजारिश करूं, मैं बहुत बड़ा यकीन रखता हूं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में। इस वक्त तो मेरा ख्याल है कि सड़कों और शाहराहों और बिजली के कारखानों की तो कहीं अभी कमी नहीं रही। लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में मेरी नजर में हम पोर्ट्स को बेहतर करें और ज्यादा एफिशिएंट करें। गवादर पोर्ट आपके सामने है, बहुत बड़ा पोर्ट बन रहा है। जो मेरा सबसे तरजीह है वो इस वक्त इस मुल्क में डैम्स बनाने की और रन ऑफ द रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स बनाने की है। लेकिन मैं खुर्रम से ये कहूंगा कि इस वक्त ये जो आपने इसके मुख्तलिफ एस्टिमेट्स हैं कि 1000 बिलियन है, कोई कह रहा है 1300 बिलियन है ये जो आया है। दूसरी तरफ आप ये भी देखें कि आपका एफपीआर रेवेन्यू को कितनी बड़ी हिट पड़ेगी, क्योंकि आपकी पूरी इंडस्ट्री इस वक्त बंद है। सो जो भी आपके पास गुंजाइश है वो सबसे पहले अपना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर फौरी तौर पे ठीक करें। नंबर 2, सोशल सेफ्टी नेट्स एहसास प्रोग्राम के जरिए इस सूबाई जो प्रोग्राम है, लोगों तक जिनके पास खाने पीने के लिए रकम नहीं है, खरीद नहीं सकते, पैसे पहुंचाएं या राशन पहुंचाएं। ये काम हुकूमत ने करने हैं। तीसरा, आप अपने कारोबार जो 80% हायर करता है पाकिस्तान की जो जॉब मार्केट में 80% प्राइवेट सेक्टर, उस प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों को आप बैंकरप्ट ना होने दें, बचाएं, और उसके बाद हम 2-4 महीने में जरा आराम का सांस लेंगे और फिर हम ये जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं जैसे पाकिस्तान में बड़े डैम बनने हैं, इस पे जरूर हमें पूरी तवज्जो देनी चाहिए। खुर्रम साहब, मैं आपसे एक सवाल सर इससे भी करूंगा, क्योंकि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने, राना तनवीर हुसैन साहब जो आपके पब्लिक नून लीग के सीनियर रहनुमा हैं, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन भी हैं, जमात इस्लामी के अमीर मौलाना फजल रहमान और दीगर सियासी रहनुमाओं से गुफ्तगू भी की है। माह रमज़ान भी आ रहा है, मैं आपकी राय भी लेना चाहूँगा। तो आप समझते हैं कि जैसे हमें समाजी फासला बरकरार रखने का कहा गया है क्योंकि कोरोना वायरस के वार अभी जारी हैं, तो आप समझते हैं कि नमाज तरावी है या जो रमज़ान शरीफ में इतिकाफ़ में लोग बैठते हैं या जो और इज्तिमाई इबादात हैं, हमें इस वबा को मद्देनज़र रखते हुए महदूद अंदाज में अपनी मजहबी फ़राइज़ को अंजाम देना चाहिए? ये इस पे सियासी इत्तेफाक राय से एक बात सामने आनी चाहिए लोगों के लिए, क्योंकि हमारे लोग जो हैं बहुत ज़बरदस्त किस्म के मुसलमान हैं, कंजर्वेटिव्स हैं, लेकिन मैं देख रहा था सऊदी अरब है, टर्की है, उन्होंने ऐसे ऐलानात किए हैं। आपकी क्या राय है खुर्रम दस्तगीर साहब? जी, मुझे दुख से कहना पड़ेगा ये एक और सेहत और इकोनॉमी के बाद ये तीसरा सेक्टर है जहां हुकूमत की का जो कंफ्यूजन है पॉलिसी में
वो पाकिस्तानियों को नुकसान पहुंचा रहा है और उन्हें कोरोना की रहमो करम पर छोड़ रहा है। ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि अगर दीन इस्लाम की जो सबसे ज्यादा मुकद्दस मस्जिदें हैं, मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी, अगर वहां रोका जा सकता है सिर्फ इस वजह से कि इंसानों की जानों को खतरा है, तो फिर हमें भी इसको रोकना चाहिए। और ये सदर मुमलिकत का बेहतर काम है कि वो एक कंसेंसस क्रिएट करें, वो उलमा से बात करें, चारों सूबों में बात करें, जो मुख्तलिफ फिरकों के सरबराह हैं उनसे बात करें, इस बात को यकीनी बनाएं कि कम से कम इबादात की वजह से ये जो वायरस है ये ना फैले। और साहब देखिए, एक जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जिसमें हम डिस्कशन करते हैं कोरोना वायरस के मामले में, वो ये है कि इस हुकूमत की स्ट्रेटजी में जो एक बहुत बड़ी कहते हैं ना एक खला है, वो ये है कि हमारे पास अभी तक इतने हफ्ते गुजरने के बावजूद वो इन्फेक्शन के रेट्स का डेटा नहीं आ रहा जिसकी बुनियाद पर हम ये फैसला कर सकें कि किस किस्म के लॉकडाउन खोलने हैं या नहीं खोलने, और हमने आगे किस तरह जाना है। और चूंकि टेस्टिंग नहीं हुई, उस डेटा क्रिएट करने में टेस्टिंग का बहुत बड़ा रोल है। टेस्टिंग आहिस्ता आहिस्ता उसमें इंप्रूवमेंट आई है, लेकिन वो जो WHO का स्टैंडर्ड था कि जी 1 मिलियन लोगों के ऊपर 15,000 टेस्ट होने चाहिए, हम अभी गालिबन 200 के ऊपर करें हैं। तो लिहाजा वो बहुत बड़ा काम करने वाला है, तभी वो डेटा जनरेट होगा जिसकी बुनियाद पर हेल्थ के फैसले भी हो सकें और इकोनॉमी के। लेकिन खुरम साहब कता कलामी के लिए मजहब जो मुखालफत है सर, जो मजहबी इज्तिमात की सर इस्तदा होगी कि हमारा ईमान अल्लाह ताला की जात पर और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर गैर मुतज़लज़ल है। ये एक क्राइसिस सिचुएशन है और इस क्राइसिस सिचुएशन में अगर हम कुछ दिन की कुर्बानी देकर अपने साथ वालों को और खुद को, अपने खानदान को बचा सकते हैं तो हमें जरूर बचाना चाहिए। खुरम साहब, मैं ये कह रहा था कि जो मुखालफत है वो तो हमने देखा कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, लेकिन अब तो माशाल्लाह उनकी भी टोन नरम हुई है और मुफ्ती तकी उस्मानी साहब उन्होंने ऐलान कर दिया था, हुकूमत ने तो ये कहा है, तमाम सूबाई हुकूमतों भी ने कहा है कि आप मसाजिद में महदूद नमाजें अदा करें। लेकिन बारकैफ आपका नुक्ता था। हमायूं अख्तर खान साहब, इस आस्पेक्ट में आपकी क्या राय है? समाजी फासला रखना, माह रमज़ान की आमद है, इंशाल्लाह अगले सैटरडे से पहला रोज़ा होगा, हमें किस तरह की अपनी इबादत को आगे लेकर चलना चाहिए? मजहब भी है, साथ में यह वबाई मौलिक मर्ज भी है, आपकी क्या राय है? देखिए, हमारा दीन इस्लाम जो है वो इंस्टीट्यूशनल मजहब नहीं है, जिस तरह क्रिश्चियनिटी है, उसकी पोप है, या एंग्लिकन चर्च है, या प्रोटेस्टेंट्स हैं, या ग्रीक ऑर्थोडॉक्स है, या रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च है जिनके हेड्स होते हैं। हमारा तो आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, उसके बाद हमारा मजहब ही मुख्तलिफ नौइयत का, उसमें उलमा होते हैं और पाकिस्तान में एक काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी भी है। जामा अजहर की तरफ से वाज़े अहकामात आए हैं। जो सऊदी अरेबिया है वो आप देख रहे हैं कि उनके क्या अहकामात हैं, उधर मस्जिदें उन्होंने बंद की हुई हैं, यहाँ तक कि खाना काबा और मस्जिद नबवी बंद की हुई है। हमारे देखिए, हमारा जो मजहब है वो बड़ा मैग्नानिमस मजहब है। मैं आलम नहीं हूं, लेकिन मैं मुसलमान हूं। आपका ख्याल है कि अल्लाह ताला चाहेगा कि मुसलमानों को किसी किस्म की कोई तकलीफ पहुंचे? मैं तो ये चाहूंगा कि, और इसमें सिर्फ एक आदमी को तकलीफ नहीं पहुंचती, एक आदमी अगर इन्फेक्ट होगा तो वो अपने घर में जाके बूढ़े माँ बाप को, छोटे बच्चों को भी, अपनी बहन को, रिश्तेदारों को, सबको इन्फेक्ट कर देगा। तो हमें ये चीजें सोचनी पड़ेंगी और चंद दिनों के लिए बहुत एहतियात बरतनी पड़ेगी। ये जो बीमारी है ये इससे बचने की, हालांकि इसकी वैक्सीन नहीं है, लेकिन इसके बचने के तरीके आसान है, सिर्फ डिसिप्लिन चाहिए होता है। और मैं कहूंगा कि अगर कोई शख्स बाहर निकले भी तो वो मास्क पहन के जरूर बाहर निकले और अपना फासला जरूर रखे। अगर वो मस्जिद जाता भी है तो अपना 5-6 फुट का फासला रखे, आगे पीछे सामने, और मास्क जरूर सही कह रहे हैं पहने। बिकॉज इसमें सिर्फ आप दूसरी नमाजियों को भी आपने हिफाजत करनी है, और अपने खानदान की भी, और अपने दोस्त अहबाब की भी हिफाजत करनी है। ये आपका फर्ज है। अच्छा, खुर्रम दस्तगीर खान साहब, आपकी तरफ मैं आना चाहूँगा बैक टू दी इकोनॉमी के पॉइंट के हवाले से। एक क्रेडिट तो आप हुकूमत को देंगे कि जिस तरीके से हम देखें दुनिया भर में
बेहतरीन वसाइल रखने वाले ममालिक, बेहतरीन मेडिकल सिस्टम रखने वाले ममालिक इस वक्त परेशानी का शिकार हैं, लेकिन मौजूदा हुकूमत की पॉलिसी की वजह से एटलीस्ट हमारे यहाँ ये सिचुएशन तो बरकरार है कि अल्हम्दुलिल्लाह उस तरीके से नुकसानात का सामना हमें नहीं करना पड़ा जिस तरह दीगर दुनिया कर रही है। और एक और चीज ऐड कर दीजिएगा इसमें, आप जाहिर अपोजिशन में है, अगर आपके यहाँ ये सिचुएशन आती तो देन आप क्या सूरत हाल इख्तियार करते कि इकोनॉमी का नुकसान भी कम से कम होता और हालात भी बेहतरी की तरफ जाते? सबसे पहले देखिए, हुकूमत ने 4 फाश गलतियां की। अच्छा। एक तो शुरू में जब हमारे पास चाइना से और दूसरे ममालिक से इंफॉर्मेशन आ गई थी तो फिर ताफ्तान में आने वाले ज़ायरीन और एयरपोर्टों पर लोगों को क्वारंटीन करना चाहिए था, और इस हुकूमत को अभी तक क्वारंटीन और आइसोलेशन का फर्क मालूम नहीं हुआ। उनको क्वारंटीन करना चाहिए था, रोकना चाहिए था, वो नहीं रोका। उसके बाद अभी तक ये बहुत बड़ा क्राइसिस है कि पाकिस्तान में डॉक्टरों को बजाय हिफाजती किट्स देने के उन्हें पुलिस डंडे मारी। आज लाहौर में भी सर्विस अस्पताल के बाद डॉक्टरों को डंडे मारे गए। अब जो जिसने आपको प्रोटेक्ट करना है, जिसने आपका इलाज करना है, अगर वही महफूज नहीं है तो क्या होगा? और उसके बाद जो तीसरी बात है जिसमें मेरी इस्तदा होगी कि हमारा जो खुशफहमी है वो इस बुनियाद पर कायम है कि हमने चूंकि टेस्टिंग नहीं की, हमारे पास, मैं फिर कह रहा हूं बड़ी सीरियसली संजीदगी से, हमारे पास वो डेटा ही अवेलेबल नहीं है, और लिहाजा क्योंकि डेटा अवेलेबल नहीं है, खुशफहमी की कोई बुनियाद मेरे पास मौजूद नहीं है। हमें बस अल्लाह से यही दुआ करनी चाहिए कि ये जो हम आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से पाकिस्तानियों से इस्तदा कर रहे हैं वो करते रहें, और जो बेहतरीन मैंने अभी तक जुमला सुना है सारी जो पिछले कई हफ्तों से डिस्कशन हो रही है, और लोगों को यह समझाना है कि आपके घर में कोरोना नहीं है, आप बाहर जाएंगे तो आएगा वरना नहीं आएगा। तो ये जो एहतियात है एक दूसरे के साथ अपना भी और अपने खानदान का और अपने दोस्तों का, और जो दूसरे लोग हमसे जुड़े हुए हैं उनसे बचने के लिए तरीका यही है कि हम इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें। और गवर्नमेंट का काम ये था, जो अगर हमारी गवर्नमेंट होती, आप देखिए शहबाज शरीफ वापस आए, उन्होंने आते ही पहला यह काम किया कि 10,000 जो डॉक्टरों की किट्स थी वो डॉक्टरों में बांटी था कि कम से कम वो तो महफूज हो, लेकिन 10,000 से तो कहीं ज्यादा चाहिए, रोजाना की बुनियाद पर चाहिए। हुकूमत वो काम नहीं कर रही, और अगर हमारी गवर्नमेंट होती तो पाकिस्तान में मैसिव टेस्टिंग हो रही होती। मैं चंद साल पहले जब डेंगू का बुरहान आया था तो आपको मालूम है कि किस तरह, लेकिन खुर्रम साहब, डेंगू का इससे मुकाबला नहीं किया जा सकता है, वो उसका टेस्ट सस्ता भी किया गया था और पूरे जो सूबे में फैलाया गया। बसद इतराम सर, डेंगू का इससे इसलिए मुकाबला नहीं किया जा सकता, इसके तो बहुत ही मौलिक बीमारी है। अमेरिका जैसा मुल्क जिसके पास $2.2 ट्रिलियन का स्टिमुलस पैकेज दिया है और उनका हेल्थ सिस्टम जो है बुरी तरह लड़खड़ा रहा है। लेकिन हमें अख्तर खान साहब, चलते चलते आप क्या कहेंगे, एनी पीस ऑफ एडवाइस, लोग इसको कितना संजीदगी से लें? हुकूमत ने जुज़वी लॉकडाउन में 2 हफ्ते की तौसीह किया है, क्या वे फॉरवर्ड सजेस्ट करेंगे? आप इस हवाले से वक्त कम में इख्तिसार से बताइएगा। देखिए, जो हमारी तरह के डेवलपिंग ममालिक हैं, हमारे पास ऐसे इक़दामात हैं जिन पे कोई लागत भी नहीं आती जी। अगर आप अपने घर में रहेंगे, अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे, अगर आप मुसलमान मजहब जो है उसमें तो वैसे ही सफाई पे बड़ा जोर दिया जाता है, अगर आप अपने हाथ बार बार साफ करेंगे, घर में सफाई रखेंगे, लोगों से चंद दिन ना मिलिए, ये जो चंद चीजें हैं इससे बहुत फर्क पड़ सकता है। ओके, बाकी जो गवर्नमेंट के काम है कि जिन लोगों की नौकरियां खत्म हो गई हैं, जो जिनके पास खाने पीने को कुछ नहीं है, उन तक हमने पहुंचना है, या हमने अपना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को फौरी तौर पे ठीक करना है ताकि वो ओवरवेल्म ना हो जाए। ये हमारे काम है, लेकिन लोगों की भी बहुत जिम्मेवारी है, मुसलमानों की भी बहुत जिम्मेवारी है। इसमें एक चीज देखिए, ये एविडेंस जो है वो एनेक्डोटल है, लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है, ना इंडिया में, ना पाकिस्तान में, ना बांग्लादेश में, ना श्रीलंका में, ना नेपाल में, ना भूटान में, ना मालदीव्स में, ना अफगानिस्तान में, ना अफ्रीका में, ना साउथ अमेरिका में ये नहीं उस तेजी से बढ़ा जैसे बाकी दुनिया में बढ़ा है। इसका ये मतलब नहीं है कि हम गैर मोहतात हो जाएं, क्योंकि बढ़ेगा ये, फिर भी हजारों लोग अफेक्ट जरूर होंगे, लेकिन जिस तरह दुनिया में बढ़ा है उस तरीके से इन ममालिक में वो नहीं बढ़ा। अब इसकी बहुत वजूहत हो सकती है, हमें शायद मलेरिया जी, मलेरियल बेल्ट है जी, टीबी की इम्यूनिटी है, या हमारी पॉपुलेशन नौजवान है, या हम इधर गर्मी ज्यादा है, लेकिन हम इन चीजों को इससे रिलैक्स ना हो, सिर्फ अल्लाह का शुक्र अदा करें
कि अल्लाह ने कोई ना कोई शायद जरिया बना दिया, हालांकि मैंने कहा एनेक्डोटल एविडेंस है, बहुत शुक्रिया। बात और आपने बिल्कुल सही कहा, जो अमवात हैं उसकी भी शरह 135 अभी हैं पूरी दुनिया में, देखा अमेरिका में 33-34 हज़ार हो चुकी हैं। आपका बहुत शुक्रिया मय्यतर खान साहब, खुर्रम दस्तगीर खान साहब, आप दोनों मौजूद मेहमानों ने हमारे साथ नशिस्त की। इकॉनमी और कोरोना वायरस के हवाले से जो फिस्कल स्पेस मिली है उसको कैसे बरूकार लाया जा सकता है, इस पर मुख्तलिफ तजवीज़ सामने आई। व्यूअर्स एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद जब लौट के आएंगे तो इस ट्रांसमिशन को जारी रखेंगे। हमारे साथ रहिए।